1857। ये महज एक साल नहीं है, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जहां दशकों का ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण पहली बार बारूद बनकर फटा था। आज के इस विश्लेषण में आइए एक इतिहासकार के नजरिए से इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गहराई में उतरें और समझें कि कैसे क्रूर नीतियों और आम जनता के गुस्से ने एक महाविद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह की असल जड़ों तक पहुंचने के लिए तबाही से पहले के भारत को देखना बहुत जरूरी है। एक समय था जब हमारे गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर और समृद्ध हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश शोषण और भारी टैक्स ने इस पूरी व्यवस्था को तबाह कर दिया। कृषि अर्थव्यवस्था का ये ढांचा जब पूरी तरह से टूट गया तो अपनी आजीविका छिन जाने के बाद अनगिनत लोगों को जीवित रहने के लिए मजबूरन सैन्य सेवाओं की ओर धकेल दिया गया। परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये ढांचा बेहद काम का है। आज हम मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक पतन, राजनीतिक और धार्मिक चिंताओं, सिपाही विद्रोह की असली चिंगारी, क्षेत्रीय प्रतिरोध की आग और अंत में इसके दीर्घकालिक ऐतिहासिक परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक पतन की। आइए देखें कि कैसे पारंपरिक ग्राम स्वायत्तता के विनाश ने इस महान विद्रोह की प्राथमिक नींव रखी। असल में अंग्रेजों ने सिर्फ किसानों पर भारी टैक्स ही नहीं लगाया था। उनकी कठोर भू राजस्व नीतियों और कृषि के वाणिज्यीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। सूर्यास्त कानून यानी सनसेट क्लॉज जैसी सख्त नीतियों और सस्ते ब्रिटिश आयातों ने हमारे पारंपरिक कारीगरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आत्मनिर्भरता छिनने से जो गुस्सा पनपा, वही आगे चलकर विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। इस तबाही का पैमाना कितना बड़ा था, ये समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर ध्यान दें। अकेले अवध क्षेत्र में ठीक 21,000 ताल्लुकदारों ने ब्रिटिश सरकार की क्रूर जब्ती नीतियों के कारण अपनी सदियों पुरानी जागीरें खो दीं। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का पूरी तरह से पतन था। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक और धार्मिक चिंता। अर्थव्यवस्था तो खंडर बनी चुकी थी, अब देखते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक दांवपेचों ने समाज में किस तरह भारी बेचैनी पैदा की। रियासतों को व्यवस्थित रूप से निगलने के लिए अंग्रेजों ने दो बहुत ही कुटिल हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला था सहायक संधि, जिसने स्थानीय शासकों को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया और उनमें गहरा अविश्वास भर दिया। और दूसरा था व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी नियम के तहत रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों के कानूनी अधिकार छीने गए, जिससे पूरे देश में अपनी संप्रभुता खोने का एक भारी डर फैल गया। राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो सामाजिक कानूनों और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते दखल ने स्थानीय समुदायों के बीच एक गहरा अस्तित्व का डर पैदा कर दिया था। जब 1856 का रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया और मंदिर मस्जिदों की जमीनों पर टैक्स लगाया गया, तो लोगों को पूरी तरह से लगने लगा कि अब उनके धर्म और सदियों पुरानी परंपराओं पर सीधा और व्यवस्थित हमला हो रहा है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, सिपाही विद्रोह की चिंगारी। सामाजिक आक्रोश का बारूद तो तैयार था, अब उस सैन्य चिंगारी का विश्लेषण करते हैं जिसने इसमें आग लगा दी। आर्थिक बर्बादी और राज्यों को हड़पने की नीतियां तो पृष्ठभूमि में थी ही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो तात्कालिक उत्प्रेरक क्या था जिसने भेदभावपूर्ण सैन्य नीतियों और करियर में कोई ग्रोथ ना मिलने से त्रस्त भारतीय सैनिकों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। और वो चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। इन नए कारतूसों के बारे में ये खबर फैल गई कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें इस्तेमाल से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इस एक वाक़ये ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार किया और दशकों का वो सैन्य भेदभाव रातों रात एक भयंकर आक्रोश में बदल गया। विद्रोह के इस पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत दिलचस्प है। मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे की बगावत से जो चिंगारी उठी, वो अप्रैल में मेरठ के सैनिकों के इनकार तक जा पहुंची और फिर मई आते आते सिपाहियों ने रातों रात दिल्ली कूच कर दिया, जिसने इसे एक पूर्ण क्रांति में बदल दिया। हमारा चौथा विषय है क्षेत्रीय प्रतिरोध की आग। चलिए अब सीधे सक्रिय विद्रोह के दौर में चलते हैं और तुलना करते हैं कि ये क्रांति अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह भड़की। यह तालिका परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझें। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस पूरे आंदोलन का प्रतीकात्मक केंद्र बनाया गया। वहीं कानपुर में नाना साहिब ने अपनी छिन चुकी पेशवा उपाधि के खिलाफ लड़ाई लड़ी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अद्वितीय वीरता के साथ विरोध किया और बिहार में कुंवर सिंह ने जमींदारों का जबरदस्त नेतृत्व किया। लेकिन इस पूरे युग का जो सबसे शक्तिशाली और अप्रत्याशित पहलू था, वो थी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच की अविश्वसनीय एकता।
इस अभूतपूर्व एकजुटता ने ब्रिटिश सेनाओं को सच में अंदर तक हिलाकर रख दिया था, क्योंकि पूरा समाज अपने साझा वतन को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो गया था। और अब आखिरी भाग, दीर्घकालिक ऐतिहासिक परिणाम। इतने भयंकर प्रतिरोध के बावजूद अंततः इस विद्रोह को दबा दिया गया। आइए इसके लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक और प्रशासनिक परिणामों को देखते हैं। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, जनसंचार की कमी और संचार साधनों पर अंग्रेजों के कब्जे का उन्हें बड़ा फायदा मिला। उन्होंने तेजी से दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और सितंबर 1857 से लेकर 1858 के अंत तक अलग थलग पड़े क्षेत्रीय केंद्रों को एक एक करके क्रूरता से कुचल डाला। इसके बाद प्रशासन में एक बहुत बड़ा भूचाल आया। ब्रिटिश संसद ने इस पूरे खून खराबे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच को जिम्मेदार ठहराया और नतीजा ये हुआ कि 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई और भारत का प्रशासन अब सीधे वाइसरॉय के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने इस महाविद्रोह से एक बहुत ही गहरी और कुटिल सीख ली। भारतीय समाज की जिस एकता ने उन्हें डराया था, उसे हमेशा के लिए तोड़ने के लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की कुख्यात नीति अपनाई। रियासतों को हड़पना तो बंद कर दिया, लेकिन भविष्य के किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए सेना का पुनर्गठन पूरी तरह से जातीय और सांप्रदायिक आधार पर कर दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरे ऐतिहासिक प्रश्न पर विचार करना जरूरी है। भले ही 1857 की यह सैन्य लड़ाई हार ली गई हो, लेकिन क्या इस विद्रोह ने प्रतिरोध की उस अदम्य भावना को हमेशा के लिए नहीं जगा दिया, जिसने आगे चलकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता